नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 9वीं भूगोल। घनत्व क्या होता है? घनत्व हमने क्षारता की बात की, तापमान की बात की। क्षारता और तापमान के आधार पर घनत्व में फर्क पड़ता है। तो ये घनत्व है क्या? किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसे यहाँ पे जो हमें अक्षर दिखाई दे रहा है इसे हम P कहते हैं। हम देखेंगे तो इसे हम P कहेंगे, पर ये P नहीं है। क्या है आगे देखते हैं। तो इसे हम रो या D से निरूपित करते हैं। ये रो जो है यह एक ग्रीक अक्षर है और इसका उच्चारण रो के समान होता है। ये हमें दिखने में लग रहा है जैसे P जैसा, लेकिन ये ग्रीक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं है, ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है जिसका उच्चारण होता है रो। तो घनत्व को हम जब किसी सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में रखते हैं तो इसे हम या तो रो और या डी इस तरह से लिखते हैं। कितना सुंदर दृश्य, सागर, शांत सागर, सागर के किनारे कितनी सुंदर ये बालुका, और इस बालुका में चलते फिरते हम सभी, क्योंकि इस समय हम महासागरों के महत्व के बारे में जान रहे हैं, तो हम खुद उस महासागर से कैसे जुड़े हुए हैं इसी को हम देख रहे हैं। तो आप महसूस करो कि आप किसी भी महासागर के पास हो और तब हम क्या देखते हैं, वहां हम बात कर रहे हैं घनत्व की। तो घनत्व क्या है? तो समुद्री जल का तापमान और समुद्री जल की क्षारता, यानी उस पानी में कितना लवण है या नमक है, ये दो बातें घनत्व को निर्धारित करती हैं। किसी महासागर के जल का घनत्व कितना होगा, इसके लिए दो कारण हैं। एक तो वहां का तापमान और उस पानी में क्षार की मात्रा। समुद्री जल का तापमान और क्षारता, ये दो गुणधर्म समुद्री जल का घनत्व निर्धारित करते हैं। समुद्री जल का तापमान कम, घनत्व अधिक। समुद्री जल की क्षारता अधिक, समुद्री जल का घनत्व अधिक। यदि तापमान यदि कम है तो घनत्व अधिक, तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। समुद्री जल की क्षारता अधिक तो समुद्री जल का घनत्व अधिक। हमने इसके पहले के वीडियो में हमने डेड सी यानी मृत सागर के बारे में बात की थी। मृत सागर की क्षारता बहुत है, 332 प्रति हजार है, इसलिए वहां का घनत्व भी अधिक है। और उसके कारण क्या होता है, मृत सागर में कोई भी चीज डूबती नहीं है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठंडे जल का घनत्व अधिक होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्षारता की अपेक्षा तापमान, यह गुणधर्म घनत्व को अधिक प्रभावित करता है। कुछ समय तक अधिक क्षारता होने के कारण जल की परतों का तापमान कम होने पर भी जल का घनत्व अन्य जल की अपेक्षा अधिक होता है। ये वाक्य पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल आसान वाक्य है बच्चों। कि जैसे हमने यहाँ बात की ऊपर कि क्षारता की अपेक्षा तापमान जो है ये घनत्व को अधिक प्रभावित करता है। तो यदि किसी पानी की क्षारता अधिक भी है, किसी सागरी जल की क्षारता अधिक है, तो लेकिन वहां पे तापमान कम है, तो क्या होगा, उस जल का घनत्व अन्य जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि वहां तापमान कम है। ठीक है,
इसके विपरीत अधिक तापमान एवं क्षारता होने वाले समुद्री जल का घनत्व कम रह सकता है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि यदि किसी समुद्री जल की क्षारता अधिक है तो घनत्व अधिक होगा, लेकिन यदि क्षारता अधिक हो उस क्षेत्र की और तापमान अधिक हो तो क्या होगा, घनत्व कम हो सकता है, क्योंकि अधिक तापमान में घनत्व कम रहता है। क्षारता कम होने पर घनत्व कम होता है, तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है। ठीक है, क्षारता अधिक होने पर घनत्व अधिक होता है। किसी पानी की क्षारता अधिक है तो पानी का घनत्व अधिक है, जैसे हमने डेड सी में देखा, क्षारता बहुत अधिक है तो घनत्व भी अधिक है। परंतु क्षारता कम होने पर भी यदि तापमान कम होता है तो घनत्व बढ़ता है। अब देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, है ना, कुछ कुछ अपवाद भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्षारता कम है, क्षारता कम होने पर क्या हुआ, घनत्व कम हुआ। तापमान कम होने पर क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। तो यदि किसी पानी की आसपास की स्थिति ऐसी हो कि वहाँ क्षारता तो कम है, तो क्षारता कम होने पे क्या होगा, घनत्व कम होना चाहिए, लेकिन वहां पर साथ साथ क्या है, तापमान भी कम है। जब तापमान भी कम है तो क्या हो गया, घनत्व बढ़ गया। तो तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है। तो जब तापमान और क्षारता दोनों गुण एक साथ इकट्ठा हो जाए तब क्या हो गया, घनत्व बढ़ गया। इसका मतलब किसी जल के घनत्व को निर्धारित करने में तापमान जो है वो अधिक भूमिका निभाता है। ये बहुत आसान है बिल्कुल इसे समझने के लिए कि क्षारता से अधिक तापमान का प्रभाव पड़ता है घनत्व पर। तापमान और क्षारता का घनत्व पर पड़ने वाला प्रभाव 500 मीटर की गहराई पर विशेष रूप से दिखाई देता है। इस वाक्य को समझने के लिए हम आगे आपके किताब में चित्र दिया हुआ है, उस चित्र पर हम चर्चा करेंगे, तब ये बात आपको अधिक अच्छे से समझ में आएगी। इतना सुंदर दृश्य है, मैं तो जब से पहले देखती हूँ तो मुझे ये दृश्य इतना मनमोहक लगता है कि मैं उसमें दृश्य में ही खो जाती हूँ। तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है। यदि समुद्री जल का तापमान कम है तो उसका घनत्व बढ़ता है। ये है जो ये यंत्र जो आप देख रहे हो, ये घनत्व मापक यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से किसी जल के घनत्व का मापन किया जाता है। यदि तापमान कम है तो घनत्व बढ़ रहा है। ठंडे जल का घनत्व और अधिक होगा क्योंकि तापमान वहां बहुत कम होता है। तो यहाँ हम देख रहे थे तापमान -4 डिग्री हो गया, यहाँ पे तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ -4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ घनत्व जो है बढ़ गया। इस पानी की अपेक्षा इस पानी का घनत्व बढ़ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे ये बर्फ छाई हुई, जो बर्फ है पूरे ग्लेशियर्स है, समुद्र में ग्लेशियर्स है, मतलब यहाँ तापमान बहुत कम है। तो हमने यहाँ तापमान कितना है देखा हमने, -4 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडे पानी का घनत्व अधिक होता है। तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है। तापमान कम है, बढ़ रहा है, ठंडा पानी हो गया, एकदम तापमान कम हो गया तो घनत्व और अधिक बढ़ गया। तो हम ये बात पक्का दिमाग में रख लें, एकदम पक्का दिमाग में, पक्का दिमाग में रखें कि तापमान जो है ये घटक घनत्व को अधिक प्रभावित करता है। जितना तापमान कम होगा उतना घनत्व अधिक होगा। इसका कारण कभी सोचा बच्चों? बहुत आसान है कि जब तापमान अधिक होता है तो पानी का वाष्पीकरण होता है, पानी में जो जल की बूंदें हैं वो वाष्प बन के उड़ जाती है, तो वहां का घनत्व कम हो जाता है। क्षारता बढ़ जाती है लेकिन घनत्व कम हो जाता है। तो तापमान अधिक होने पर इसलिए घनत्व कम होता है। छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम गहराई से विचार करेंगे तो हमें इनके उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। ये है ऐसा एक सागर जहां पर क्षारता बहुत अधिक है। बिल्कुल बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये डेड सी है, मृत सागर का दृश्य है। और जिस पानी में क्षारता की अधिकता होती है उस पानी का घनत्व अधिक होता है। अब यहाँ क्षारता बहुत अधिक है, इतनी ज्यादा है कि यहाँ का जो नमक है ये इकट्ठा हो गया है, इन्हें हम लवण स्तंभ कहते हैं। तो ऐसे पानी का घनत्व भी अधिक होगा। चलो देखें, बिल्कुल
ये यहाँ पर पानी की क्षारता 332 प्रति हजार है। तो यहाँ का घनत्व भी हम देख रहे हैं कि अधिक है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्षारता की अपेक्षा तापमान घनत्व को अधिक प्रभावित करता है। किसी भी सागरीय जल में घनत्व का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तापमान। अधिक तापमान घनत्व कम, कम तापमान घनत्व ज्यादा। ये उल्टा रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है यहाँ पर। अब हमें आकृति देखकर प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ आकृति दी हुई है, उनको हम यहाँ देखते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ चित्र, हम इसमें जो पहला चित्र है वो जो है आलेख है, चित्र में यह आलेख है। इसमें समुद्री जल का तापमान यहाँ बताया गया है एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे समुद्री जल की गहराई मीटर में दी हुई है। हम जब किसी भी आलेख को देखते हैं तो पहले उस आलेख में क्या सूचना दी गई है उसको हम देखें तो हमें वह ग्राफ, आलेख अधिक आसानी से समझ में आता है। अब यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं इस आलेख में एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष जो है, एक्सिस मतलब एक्स अक्ष जो है उसमें क्षारता प्रति 1000 लीटर दी हुई है, और वाई अक्ष पर, वाई एक्सिस पर क्या दी हुई है? गहराई मीटर में दी हुई है। ठीक है। उसी तरह से जो तीसरा ये चित्र है, ग्राफ है, इसमें पानी का घनत्व बताया गया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यानी एक्स अक्ष पर जो है ये घनत्व दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर गहराई मीटर में दी गई। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमें इसमें क्या क्या जानकारी दी गई। अब उस जानकारी के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तरों को हम ढूंढेंगे, उनके हलों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि बढ़ती गहराई के कारण तापमान, क्षारता और घनत्व इनमें से क्या कम होता है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तापमान दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 16, 20, 24, इस तरह से ये दिया हुआ है। और यहाँ गहराई दी हुई है। ये सतह है, तो सतह में गहराई कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे 0 दिया हुआ है। फिर हम नीचे आते हैं तो ये 500 मीटर की गहराई हमें दिखाई दे रही है, और नीचे आ रहे हैं 1000 मीटर की गहराई है, फिर ये 1500 मीटर, 2000 मीटर, 2500 मीटर, 3000 मीटर, यानी इस तरह से ये गहराई जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं गहराई बढ़ती है। ठीक है। अब पहला प्रश्न हमें पूछा कि बढ़ती गहराई के कारण तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ सतह पर हम देख रहे हैं तापमान कितना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अब ये 20 से 24 के बीच में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफ के प्रत्येक एक जो स्क्वायर होता है उसमें 5 ये रहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 22 डिग्री के लगभग यहाँ तापमान दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ सतह पर तापमान 22 डिग्री है। अब गहराई बढ़ गई, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गहराई इसकी बढ़ रही है। यहाँ पे हम 0 डिग्री पे यानी 0 मीटर पे थे, यानी सतह पर थे, नीचे आते गए, यहाँ हम 500 मीटर गहराई पे आए, 1000 मीटर गहराई पे आए। तो जैसे जैसे हम गहराई पे आ रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है? तापमान 24 से ये 23 से हम यहाँ देखें, यहाँ 16 डिग्री हो गया, फिर और गहराई में आ गए, यहाँ पे 12 डिग्री हो गया। हम जब 500 मीटर की गहराई पे पहुंच रहे तो तापमान और थोड़ा सा कम हो गया, 1000 मीटर पे पहुंचे तो और थोड़ा सा कम हुआ। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम गहराई पे जा रहे हैं तापमान जो है वो कम हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा हमारा है कि क्षारता पर क्या प्रभाव पड़ता है गहराई का। तो सतह पर हम देख रहे हैं यहाँ क्षारता जो है 34 है प्रति 1000, 34.2 प्रति 1000, तो ये 35.5 प्रति 1000। मान लो किसी महासागर की क्षारता 35.5 प्रति 1000 है सतह पर। हम जब गहराई में जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि गहराई में आने पे यहाँ पर गहराई पहुंचे तो ये हम 0 से यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम नीचे आ रहे हैं। अब जब यदि हम 500 मीटर की गहराई देखें यहाँ पे, तो 500 मीटर की गहराई पे आए तो क्षारता क्या हो गई? ये हो गई क्षारता 34.2। और हम गहराई पे पहुंच रहे हैं, 1000 मीटर की गहराई पे पहुंचे, तब क्षारता कितनी हो गई? तब भी वही लगभग है 34 के आसपास।
तो यदि हम गहराई जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं क्षारता बढ़ती जा रही है, तो सॉरी क्षारता कम होती जा रही है। यहाँ 35.5 थी, यहाँ 34.2, फिर 34, यानी गहराई पर जाने पे क्षारता कम हो रही है। अब हम घनत्व को देखें। घनत्व क्या है? यदि हम सतह पर हैं तो हम देख रहे हैं ये घनत्व जो है x एक्सिस पे दिया है सतह पर, तो यहाँ पर सतह पर हम देख रहे हैं 1.025 घनत्व दिया हुआ है, बराबर। अब हम जैसे जैसे गहराई में आ रहे हैं, यहाँ गहराई थी, हम गहराई में आ रहे हैं तो यहाँ पे अब ये घनत्व यदि हम यहाँ देखें 500 मीटर की गहराई पे देखें तो यहाँ घनत्व यदि हम देखें तो ये कितना हो रहा है, यहाँ 1.027 ये बढ़ गया। तो घनत्व जो है गहराई में जाने पर बढ़ता है और तापमान और क्षारता गहराई बढ़ती गहराई के साथ कम होती है, ठीक है। तो बढ़ती गहराई के कारण तापमान, क्षारता और घनत्व इनमें से क्या कम होता है? बढ़ती गहराई के कारण तापमान और क्षारता कम होती है परंतु घनत्व बढ़ता है। ये अब सबको स्पष्ट हो गया है। कितनी गहराई के बाद इन घटकों का बदलाव शून्यवत बनता है? कौन से घटक? तो घटक है हमारे, हमने देखे पहले तापमान, क्षारता और घनत्व, ये 3 घटकों में बदलाव देखा हमने गहराई के अनुसार। अब ये यहाँ प्रश्न है हमारे सामने कि कितनी गहराई के बाद इन घटकों में जो बदलाव है वो नील हो जाता है, यानी एकदम स्थिर हो जाता है। तो हम यहाँ चित्र में यदि हमने ध्यान दिया है तो हम चित्र में देख रहे हैं कि हम यदि 1000 मीटर की गहराई है ये सतह पर और 500 मीटर और 1000, हम जब 1000 मीटर की गहराई पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद हम देख रहे हैं कि तापमान जो है वो स्थिर हो गया है। ये जो है या तापमान 8 से थोड़ा कम हो गया है और ये हम देख रहे हैं 1000 मीटर पे वो चाहिए 10, तो ये लगभग वो स्थिर तापमान हो गया है, यानी एक तापमान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। उसी तरह से हम क्षारता देखें तो 1000 मीटर की गहराई के बाद हम देख रहे हैं तो क्षारता में थोड़ी स्थिरता आ गई है, यानी अब क्षारता कम नहीं हो रही है। उसी तरह से हम घनत्व देखते हैं तो घनत्व में भी 1000 मीटर की गहराई के बाद ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब कि स्थिर हो गया है, अंदर नहीं पड़ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि पृष्ठ भाग से यानी सतह से 1000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान, क्षारता और घनत्व इन तीनों घटकों का बदलाव शून्यवत होता है, यानी इनमें ज्यादा बदलाव नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, कितनी गहराई तक इन घटकों में बदलाव की मात्रा अधिक होती है? अब हमने देखा कि 1000 मीटर तक तो 0 के बराबर हो गए, यानी 500 मीटर तक बदलाव हो रहा था, 1000 आते आते वो स्थिर हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न है कि किस गहराई तक इन घटकों में बदलाव की मात्रा अधिक हो रही है? तो 500 मीटर। 500 मीटर तक सतह से 500 मीटर की गहराई तक यदि हम जाते हैं तो ये जो इसमें घटकों में यानी तापमान में, क्षारता में और घनत्व में बदलाव अधिक होता है। तो इसका उत्तर है कि पृष्ठ भाग से 500 मीटर की गहराई तक समुद्री जल का तापमान, क्षारता और घनत्व इन तीनों घटकों में बदलाव की मात्रा अधिक होती है। तापमान, क्षारता और घनत्व इन तीनों घटकों का सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान है। तापमान कम होने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। क्षारता कम होने पर घनत्व कम होता है और परंतु क्षारता कम भी हो और तापमान भी कम हो तो घनत्व बढ़ता है। ये हमने बहुत शुरू में पढ़ा था, पहले शुरू के में हिस्सों में हमने देखा होगा। तापमान, क्षारता और घनत्व। अब इनका हम भौगोलिक स्पष्टीकरण जानने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमने आलेख के आधार पर उत्तर दिए,
तो ऐसा क्यों होता है उसको हम जानेंगे। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं कि 1000 मीटर के नीचे हम यदि चल रहे हैं, 1000 मीटर की गहराई से हम नीचे चल रहे हैं, तो चाहे वो तापमान हो या क्षारता और या घनत्व, इनमें लगभग स्थिरता आ जाती है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होते। अब हम यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, ये किसी महासागर के तल का चित्र है, अंडर वाटर ओशन। अब यहाँ पर हम यहाँ पे गहराई मीटर का यहाँ देख रहे हैं, गहराई सतह पे 0 लिखा हुआ है, यानी सतह है वो 500 मीटर गहराई, 1000 मीटर, ये यानी है मीटर का पैमाना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि साधारण 500 मीटर की गहराई तक समुद्री जल को पृष्ठीय समुद्री जल कहा जाता है। यानी यदि हम सतह से लेके 500 मीटर तक की गहराई पर आए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पृष्ठीय समुद्री जल, है ना। ये ध्यान में रखना, कब 0 से लेके 500 मीटर, यानी सतह से लेके 500 मीटर की गहराई तक ये जो है पृष्ठीय समुद्री जल कहलाता है। इस जल पर सूर्य प्रकाश और पवन इनका परिणाम दिखाई देता है। यानी जो ये 500 मीटर की गहराई तक का पानी है, उस पानी पर सूर्य प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता है, पवन का भी प्रभाव पड़ता है। ये है पृष्ठीय जल की हलचलें महासागरीय धाराओं को जन्म देती हैं। आपने इसके पहले के कई पाठों में महासागरीय जल धाराओं के बारे में पढ़ा है, उष्ण जल धारा और गर्म जल धारा, या आपकी पाठ्य पुस्तक में इसके लिए समुद्री प्रवाह का नाम दिया गया है। समुद्री प्रवाह ये मराठी शब्द है, हिंदी में इसे महासागरीय धाराएं कहा जाता है। उष्ण जल धारा और शीत जल धारा, गर्म जल धारा या ठंडी जल धारा। तो ये जो समुद्र में आप देख रहे हो ऊपर के लहरों में हलचल हो रही है, ये हलचलें किस कारण से हमने पढ़ा अभी कि सूर्य प्रकाश की वजह से इनका उन पर प्रभाव पड़ता है, हवा की गति का इन पर प्रभाव पड़ता है, और अन्य तो बहुत सारे कारण हैं। ये कुछ हम कारणों को जान रहे हैं। तो 500 मीटर तक की गहराई जो है उसी गहराई पर ये इनका प्रभाव पड़ता है, सूर्य प्रकाश का और हवा का। 500 मीटर की गहराई पर हमने देखा कि सूर्य प्रकाश का, पवन का प्रभाव पड़ता है और महासागरीय जलधाराएं बनती हैं। लेकिन यदि हम 500 मीटर से अधिक गहराई पर हम जाएं, 1000 मीटर तक की गहराई या उससे अधिक गहराई पर भी हम चलें, तो इस गहराई पर पवन, सूर्य प्रकाश एवं सागरीय जलधाराओं या समुद्री जल प्रवाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे सागरीय जलधाराओं की गति हो, उनके तापमान की बात हो, पवन की गति हो या सूर्य प्रकाश की प्रखरता की बात हो, इन सब का अधिक गहराई पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हम देख रहे हैं 1000 मीटर से अधिक गहराई। तो क्या होता है, 1000 मीटर से गहराई के बाद जो है वो तापमान, क्षारता और घनत्व, इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा हमने वो पिछले अपने ग्राफ में देखा था। कारण आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे समुद्री जल धाराएं। क्या हैं ये समुद्री जल धाराएं? महासागरीय जल धाराएं, आपकी पाठ्यपुस्तक में इसके लिए शब्द दिया है समुद्री प्रवाह। तापमान, क्षारता और घनत्व में होने वाली भिन्नता के कारण समुद्री जल में होने वाली पृष्ठीय हलचल को सागरीय जलधारा कहते हैं। पृष्ठीय हलचल, सब बच्चों शब्द पे ध्यान देना कि पृष्ठीय हलचल मतलब क्या। पृष्ठीय हिस्सा कितना होता है? पृष्ठीय हिस्सा होता है 500 मीटर तक, सतह से लेकर 500 मीटर तक जो समुद्र का हिस्सा है उसे पृष्ठीय जल कहा जाता है। तो ये 0 से लेकर 500 मीटर की गहराई पर तापमान, क्षारता और घनत्व तीनों का प्रभाव पड़ता है, और इनमें होने वाली भिन्नता के कारण ये समुद्री जल में प्रवाह बढ़ता है, हलचल होती है
और इसी हलचल को हम सागरीय जल धारा कहते हैं या समुद्री प्रवाह कहते हैं। जल धाराएं दो तरह की हैं, उष्ण जल धारा या गर्म जल धारा। जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के पास जो महासागरों में जल धारा है वो गर्म जल धारा या उष्ण जल धारा। क्योंकि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि यहाँ उष्णता अधिक है, सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर तापमान अधिक होता है, इसलिए इन क्षेत्रों की जल धारा गर्म जल धारा। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव की तरफ हम चलें, तो शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जो महासागर है वहां पर जो तापमान है कम होता है, तो वहां की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा होती है। अब हम देखते हैं इन गर्म जलधाराओं का और ठंडी जलधाराओं का हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है। समुद्री जलधाराएं समुद्री जल के वैश्विक तापमान के नियंत्रक के रूप में कार्य करती हैं। पूरी पृथ्वी का तापमान कंट्रोल करती हैं ये जलधाराएं। इन धाराओं का प्रादेशिक जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। इनके कारण पृथ्वी पर तापमान का वितरण और नियंत्रण होता है। मैंने आपसे बात की थी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, उष्ण जलधारा और शीत जलधारा। इंग्लिश में इसे कहते हैं वार्म करंट, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। अब हम यहाँ देख रहे हैं, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो हमारे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं, यहाँ पर इस क्षेत्रों में गर्म जलधारा होती है। ये गर्म जलधाराएं ठंडी जलधारा वाले प्रदेशों की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है वो उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो इस तरह से ये गर्म जलधाराएं ठंडे जलधारा वाले क्षेत्रों की तरफ बहती हैं। तो जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है तो वहाँ में जो ये गर्म जलधाराएं जब मिल जाती हैं तो वहाँ का तापमान थोड़ा सा नियंत्रण में आ जाता है और ठंडी थोड़ी जो है कम हो जाती है। उसी तरह से ये कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल्स एंड कूल ऑफ क्लाइमेट्स। और ये जब ठंडी जलधाराएं यहाँ से चलती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से, तो ये धाराएं तो ठंडी होती हैं। जब ये नीचे पहुँचती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, गर्म जलधारा वाले क्षेत्रों में, तो ये यहाँ की गर्म जलधारा को थोड़ा ठंडा करती हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ के आसपास के जो इस क्षेत्र की उष्णता है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसका हमें आभास नहीं होता। कि हमको ऐसे बैठे बैठे मालूम नहीं पड़ता कि ये ठंडी जलधारा आ गई तो हमें ठंडी लगने लगी और गर्म जलधारा यहाँ पहुँच गई तो यहाँ के लोगों को गर्मी लगने लगी। ऐसा इतना खुले तरह से ये मालूम नहीं पड़ता है हम साधारण लोगों को। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में जो उपकरण होते हैं उसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, तो यह चीजें पूरी तरह से ध्यान में आती हैं। इसीलिए ओशनोग्राफी एक अलग से सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ये पूरे महासागर, सागर, महासागर, इनके महत्व को जानते हैं, इनके गुणधर्म को जानते हैं और इनके कारण हमारी संपूर्ण सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हम समझते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, समुद्री जल की क्षारता कैसे मापी जाती है। समुद्री जल की क्षारता मापने के लिए यह देखा जाता है कि प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में कितने ग्राम क्षार हैं, अर्थात 1 किलोग्राम समुद्री जल में कितने ग्राम क्षार हैं, तो उसे हम प्रति 1000 क्षारता कहते हैं। क्षार की इस मात्रा को समुद्री जल की क्षारता कहते हैं। क्षारता की इकाई प्रति 1000 है और इसे इस तरह से लिखा जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे हम जब प्रतिशत लिखते हैं तो ये एक ऐसे लाइन रहती है और इसके ऊपर एक शून्य, नीचे एक शून्य होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नीचे 2 शून्य है क्योंकि ये प्रति 1000 है और प्रतिशत में प्रति सैकड़ा होता है। तो क्षारता की इकाई प्रति 1000 है, इसे प्रति 1000 ऐसा लिखा जाता है। और पढ़ते समय मान लो यहाँ पे कोई संख्या दी है तो इसे जैसे यहाँ 35 दिया है तो इस तरह से लिखा रहे तो इसे 35 प्रति 1000 पढ़ा जाए। यदि यहाँ पे कोई और संख्या दी है, मान लो 65 लिखा है तो 65 प्रति 1000, 32 लिखा है तो 32 प्रति 1000। तो इस तरह से क्षारता का वाचन किया जाता है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस
मैं मिलूंगी आपसे अपने आगे वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।